त्यसैले युद्धको घोषणा गरौँ हामी सबैले, सबैजनाले भनौँ हर 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 महादेव। अगर ये सच है तो सवाल ये नहीं कि कब, बल्कि ये है कि इतनी तेजी से ये सब हो कैसे रहा है। रुको, इससे पहले कि तुम कोई राय बनाओ, एक सीन इमेजिन करो। काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा, हाथों में झंडे, और एक ही नारा गूंज रहा है, हम अपनी पहचान वापस चाहते हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये अभी हो रहा है। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट शुरू होता है। वही युवा जो सेक्युलर सिस्टम में पले बढ़े, वही आज इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत क्यों बन रहे हैं? क्या उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो बाकी दुनिया नहीं देख पा रही? यसको लागि संविधान नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको माग हो। यो मुलुकमा संविधान परिवर्तन गरेर यो मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र कायम हुने र राष्ट्र संस्थालाई स्थापना गर्न सक्यौं राष्ट्रपतिको ठाउँमा भन्देखि मात्रै। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये बस एक छोटा ट्रेंड है, तो तुम शायद सबसे बड़ा सिग्नल मिस कर रहे हो। क्योंकि इतिहास गवाही देता है, जब पहचान से जुड़ी भावनाएं जागती हैं तो बदलाव सिर्फ चर्चा नहीं रहता, आंदोलन बन जाता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सच्चाई दिखाने वाला हूं जो न्यूज़ हेडलाइंस के पीछे छिपी है, और यकीन मानो, इसे जानने के बाद तुम इस पूरे मुद्दे को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। सभी सनातन योद्धा एक बार जरूर कमेंट करें, आप कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसे मिला और क्या सबसे ज्यादा झकझोर गया। हम हर कमेंट पढ़ेंगे और दिल से रिप्लाई करेंगे। आपकी नजर में इस वीडियो की सबसे जरूरी लाइन कौन सी थी? एक लाइन में कमेंट करो, आपकी बात ही किसी की आंख खोल सकती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर चुप नहीं रह सकते तो बस लिख दो, अब बहुत हो गया, ताकि YouTube को भी लगे आवाज उठ रही है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसे कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, क्या वह फिर उसी पहचान की ओर लौट रहा है? क्या यह सिर्फ एक चर्चा है या एक उभरती हुई लहर जो धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रही है? आज नेपाल में यह सवाल सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, यह जमीन पर दिखने वाली एक नई सोच बन चुका है। और हैरानी की बात यह है कि इस आवाज को सबसे ज्यादा ताकत दे रहे हैं युवा, वही पीढ़ी जिसने अपना बचपन एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में बिताया। सड़कों पर बढ़ती भीड़, सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते वीडियो और राजा वापस लाओ जैसे नारे, ये सब केवल विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये संकेत हैं उस बदलती मानसिकता के जो अपने अतीत और पहचान को फिर से समझने की कोशिश कर रही है। काठमांडू की गलियों में अब सिर्फ पर्यटक ही नहीं दिखते, बल्कि अलग अलग विचारों और भावनाओं का प्रदर्शन भी नजर आने लगा है। कॉलेज के छात्र, नौकरी की तलाश में लगे युवा और आम परिवारों से जुड़े लोग, कई लोग आज इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। एक समय था जब नेपाल में राजशाही को धार्मिक पहचान से जोड़ा जाता था और विष्णु के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। वहीं पशुपतिनाथ टेम्पल जैसे स्थान आज भी उस सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या बदला कि यह देश अपनी पुरानी पहचान से अलग हो गया? और अब क्यों इतनी तेजी से यह चर्चा फिर से सामने आ रही है? क्या यह सिर्फ कुछ समय की भावना है या फिर एक बड़ा बदलाव आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे तथ्यों, इतिहास और वर्तमान हालात के आधार पर। क्योंकि यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, यह उस बहस का हिस्सा है जिसमें पहचान, परंपरा और आधुनिक सोच तीनों आमने सामने खड़े हैं। तो आइए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं, शुरुआत से लेकर आज तक। कभी एक ऐसा देश था जहां सीमाएं सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि आस्था में भी तय होती थीं, जहां शासन और परंपरा अलग नहीं थे, एक ही धड़कन के दो हिस्से थे। और वही देश आज अपनी पहचान को लेकर फिर सवालों के घेरे में है। सदियों तक नेपाल केवल एक राष्ट्र नहीं था, वह एक जीवित परंपरा था, एक ऐसी व्यवस्था जहां राजा सिर्फ शासक नहीं बल्कि भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था। यहाँ सत्ता और धर्म आमने सामने नहीं खड़े थे बल्कि एक दूसरे के सहारे टिके थे। महेंद्र ऑफ नेपाल, बीरेंद्र ऑफ नेपाल और ज्ञानेंद्र ऑफ नेपाल ये सिर्फ शासकों के नाम नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दौर की पहचान थे जहां पूरे देश में परंपरा और संस्कृति गहराई से रची बसी थी। पशुपतिनाथ टेम्पल की आरती हो या दशैं जैसे त्योहार, हर जगह एक साझा सांस्कृतिक धड़कन महसूस होती थी। लेकिन फिर एक मोड़ आया। साल 2008 एक ऐसा समय जिसने नेपाल की राजनीतिक दिशा ही नहीं, उसकी पहचान की परिभाषा भी बदल दी। राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आया और देश ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। शुरुआत में यह बदलाव समानता और नए अवसरों का प्रतीक लगा, लेकिन समय के साथ अलग अलग तरह की चिंताएं भी सामने आने लगी। कुछ लोगों को लगा कि उनकी पारंपरिक पहचान धीरे धीरे पीछे छूट रही है। कुछ जगहों पर यह बहस भी देखने को मिली कि सांस्कृतिक संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, जहां एक तरफ विविधता को जगह मिले, वहीं दूसरी तरफ पुरानी परंपराएं भी सुरक्षित रहें। आज की पीढ़ी के बीच यही सवाल फिर उठ रहा है,
क्या बदलाव के साथ साथ अपनी जड़ों को भी बचाया जा सकता है? क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं होता, वह यादों, भावनाओं और पहचान का हिस्सा होता है जो कभी कभी फिर से जाग उठता है। और शायद यही वजह है कि आज नेपाल में कुछ आवाजें फिर से अपनी पुरानी पहचान को याद कर रही हैं, उसे समझने की कोशिश कर रही हैं और उसके भविष्य को लेकर सवाल पूछ रही हैं। धर्मनिरपेक्षता नाम सुनते ही लगता है सबके लिए बराबरी, सबका सम्मान, लेकिन क्या हर जगह इसका असर एक जैसा होता है? यही सवाल आज नेपाल में भी उठ रहा है। 2008 के बाद जब नेपाल ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया तो इसे बदलाव और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों के बीच यह भावना भी उभरने लगी कि उनकी पारंपरिक पहचान को उतनी जगह नहीं मिल रही जितनी पहले थी। कुछ लोग मानते हैं कि नई व्यवस्था में धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ी, तो वहीं कुछ का कहना है कि सांस्कृतिक संतुलन कहीं न कहीं प्रभावित हुआ। तुलना की जाए तो पहले दशएं और तिहार जैसे त्योहार पूरे देश में एक साझा पहचान का प्रतीक थे और आज भी हैं, लेकिन उनके प्रति सोच और बहस का स्वर थोड़ा बदलता नजर आता है। पहले राजशाही के दौर में धर्म और शासन के बीच एक अलग तरह का संबंध था, जबकि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म को अलग नजरिए से देखा जाता है। इसी बदलाव के बीच सवाल उठने लगे, क्या परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकती हैं? क्या पहचान को बचाते हुए बदलाव संभव है? राजनीति ने भी इस चर्चा को और तेज किया। के.पी. शर्मा ओली जैसे नेताओं के बयान कई बार विवादों में रहे, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों पर बहस और गहरी हो गई। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर समाज में अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग बदलाव को जरूरी मानते हैं तो कुछ अपनी जड़ों को बचाने पर जोर देते हैं, और अक्सर यहीं से नई आवाजें जन्म लेती हैं। जब लोगों को लगता है कि उनकी पहचान या परंपरा कमजोर हो रही है तो वे उसे बचाने के लिए सामने आते हैं। आज नेपाल में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है, जहां एक वर्ग अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर फिर से जागरूक हो रहा है। इसी जागरूकता के बीच कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं, जिनमें सुदर्शन गुरुंग जैसे नाम चर्चा में हैं, जो इस मुद्दे को खुलकर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं, इतिहास हमेशा तलवार से नहीं बदलता, कभी कभी एक आवाज ही काफी होती है जो सवाल पूछे और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। सोचिए, जब कोई आम युवक अचानक एक पूरे आंदोलन की आवाज बन जाए, न कोई पॉलिटिकल ताकत, न कोई बड़ा मंच, फिर भी हजारों लोग उसकी बात सुनने लगे। ऐसा ही एक नाम आज नेपाल में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, सुदर्शन गुरुंग। एक साधारण परिवार से आने वाला यह युवक, जिसने बौद्ध पृष्ठभूमि में जन्म लिया, लेकिन समय के साथ उसकी सोच में परंपरा और संस्कृति को लेकर एक अलग जुड़ाव डेवलप हुआ। उसने जो महसूस किया वही कहा। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर खुलकर सवाल उठाए, सरकार की पॉलिसीज पर टिप्पणी की, करप्शन जैसे मुद्दों को उठाया और सांस्कृतिक पहचान को लेकर अपनी राय रखी। जहां कई लोग चुप रहना चुनते हैं, वहीं सुदर्शन गुरुंग ने बोलना चुना, और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। 8 सितंबर को मैतीघर मंडला में जब बड़ी संख्या में युवा एकत्र हुए, तो वह सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, वह एक भावना थी। हाथों में झंडे और आवाज में एक ही मांग, अपनी जड़ों को पहचानो। उस भीड़ के बीच एक चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में था, सुदर्शन गुरुंग। उन्होंने कहा था, यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर की आवाज है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो हमारी संस्कृति को समझे और सुरक्षित रखे। यह बात सिर्फ उनके शब्द नहीं थे, यह उन लोगों की भावना थी जो शायद लंबे समय से अपने मन की बात कह नहीं पा रहे थे। आज जब सोशल मीडिया अक्सर एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है, वहीं कुछ लोग इसे अपनी आवाज बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और सुदर्शन गुरुंग उसी का एक उदाहरण बनकर उभरे हैं। कहा जाता है कि जब कोई विचार लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है, तो वह सिर्फ एक पोस्ट या वीडियो नहीं रहता, वह एक आंदोलन बन जाता है। आज नेपाल में जो चर्चा चल रही है, उसकी असली गूंज उन आम लोगों की बातों में सुनाई देती है, जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी पहचान और फ्यूचर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हमारी बातचीत में कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उनकी बातों में सिर्फ यादें नहीं थीं, बल्कि चिंता, उम्मीद और कई अनसुलझे सवाल भी थे। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है, जो कहानियां और एक्सपीरियंस सामने आते हैं, वे कई लोगों की पर्सनल भावनाएं और नजरिए होते हैं। उन्हें समझना जरूरी है, लेकिन पूरे देश या समाज की तस्वीर उसी आधार पर तय कर देना भी सही नहीं होता। कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस इस तरह शेयर किए। किसी ने कहा कि उनके इलाके में मंदिर अब पहले जैसा एक्टिव नहीं रहा। किसी युवक ने बताया कि उस पर प्रेशर महसूस हुआ, और एक मां ने अपनी चिंता जताई कि आने वाली पीढ़ी अपनी परंपराओं से दूर हो सकती है। ऐसी बातें सुनकर यह समझ आता है कि नेपाल में एक वर्ग अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंतित है। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि देश में अलग अलग समुदायों के एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं। कई बार जमीनी स्तर की ये भावनाएं ही बड़े मूवमेंट्स की वजह बनती हैं। जो बातें संसद या बड़ी बहसों में नहीं आती,
वही सड़क पर नारे बनकर सामने आती हैं। आज जो आवाजें उठ रही हैं, उनमें सिर्फ पॉलिटिकल मांग नहीं, बल्कि पहचान और फ्यूचर को लेकर चिंता भी झलकती है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण मानते हैं, तो कुछ इसे पॉलिटिकल असंतोष के रूप में देखते हैं। जहां तक नेताओं की बात है, के.पी. शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल जैसे नाम अक्सर इन चर्चाओं के केंद्र में आते हैं। उनके बयान और पॉलिसीज कई बार विवाद का विषय बनी है, जिससे बहस और तेज हुई है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी और समाज तीनों मिलकर किसी देश की दिशा तय करते हैं। किसी एक पक्ष को पूरी तरह सही या गलत कहना अक्सर वास्तविकता को सरल बना देता है, जबकि सच कहीं ज्यादा जटिल होता है। आज नेपाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां लोग अपनी पहचान, परंपरा और फ्यूचर तीनों को लेकर सवाल कर रहे हैं। और असली सवाल शायद यही है, क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल बहस है या फिर समाज के अंदर चल रहा एक गहरा बदलाव? अब यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, जब भी समाज में आवाजें उठती हैं तो प्रतिक्रिया भी आती है, कभी सपोर्ट के रूप में तो कभी कंट्रोल के रूप में। कुछ लोगों का मानना है कि जब के.पी. शर्मा ओली की सरकार के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ पाबंदियों की चर्चा हुई, तो उसका कारण बढ़ती पॉलिटिकल और सोशल बहसें थीं। वहीं दूसरी तरफ सरकार का पक्ष यह रहा कि ऐसे कदम गलत इंफॉर्मेशन और अस्थिरता को रोकने के लिए जरूरी होते हैं। इसी तरह पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, उनका अतीत माओवादी मूवमेंट से जुड़ा रहा है, जिसने नेपाल की पॉलिटिक्स को गहराई से प्रभावित किया। उनके सपोर्टर्स इसे सोशल बदलाव और समानता की दिशा में कदम मानते हैं, जबकि आलोचक इसे परंपराओं और पुरानी पहचान से टकराव के रूप में देखते हैं। यहीं से बहस और गहरी हो जाती है। क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का टकराव है या फिर समाज के अंदर चल रहा एक बड़ा बदलाव? जब किसी भी देश में लोग यह महसूस करने लगते हैं कि उनकी पहचान या परंपराएं बदल रही हैं, तो स्वाभाविक है कि वे अपनी आवाज उठाते हैं। आज नेपाल में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ मॉडर्न पॉलिटिकल व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। जहां तक इंडिया और नेपाल के रिश्तों की बात है, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। पशुपतिनाथ टेम्पल से लेकर काशी विश्वनाथ टेम्पल और अयोध्या राम मंदिर तक एक साझा सांस्कृतिक धारा दिखाई देती है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि हर देश अपनी पॉलिसीज और दिशा खुद तय करता है। बाहरी सपोर्ट या प्रेरणा हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय उसी देश की जनता और व्यवस्था के हाथ में होता है। आज की स्थिति को समझते हुए शायद सबसे जरूरी बात यही है, संवाद बना रहे, संतुलन बना रहे और पहचान के साथ साथ सह अस्तित्व भी बना रहे, क्योंकि असली ताकत टकराव में नहीं, संतुलन में होती है। और इसी बहस के बीच एक युवा नेपाली ने कहा, अगर इंडिया हमें सिर्फ एक छोटा पड़ोसी न मानकर एक सांस्कृतिक साझेदार की तरह देखे तो हमारी राह आसान हो सकती है। यह बात सिर्फ सपोर्ट की नहीं, बल्कि जुड़ाव की भावना को दिखाती है, क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच रिश्ता केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, यह परंपरा, आस्था और इतिहास से भी जुड़ा है। आज नेपाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पहचान, पॉलिटिक्स और संस्कृति तीनों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश चल रही है। कुछ लोग इसे धार्मिक पुनर्जागरण मानते हैं, तो कुछ इसे पॉलिटिकल बहस के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं, बल्कि उस सवाल का हिस्सा है जो दुनिया के कई समाजों में उठ रहा है। क्या हम मॉडर्निटी के साथ अपनी जड़ों को भी बचा सकते हैं? जहां तक इंडिया की बात है, भारत एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, जहां डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और परंपरा साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हर देश अपने फैसले खुद लेता है। बाहरी सपोर्ट प्रेरणा दे सकता है, लेकिन रास्ता वही तय करता है जो उस देश की जनता और व्यवस्था चुनती है। आज जो आवाजें उठ रही हैं, वे सिर्फ सत्ता परिवर्तन की मांग नहीं है, बल्कि पहचान, संस्कृति और फ्यूचर को लेकर उठे सवाल हैं। और यही इस पूरे मुद्दे का सबसे अहम पहलू है। यह बहस किसी एक आइडियोलॉजी की नहीं, बल्कि संतुलन की है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नेपाल आगे क्या फैसला लेगा, बल्कि यह भी है कि क्या समाज ऐसा रास्ता चुन पाएगा जहां परंपरा और मॉडर्निटी दोनों साथ चल सकें। क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब भावनाएं, तर्क और संवाद तीनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। यह मुद्दा कई लोगों के लिए इमोशनल भी है और सोचने का विषय भी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी बदलाव की दिशा हमेशा समझ, संवाद और जिम्मेदारी से तय होती है, न कि केवल भावनाओं से। अगर इस विषय ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे आगे बढ़ाइए, लेकिन फैक्ट्स, संतुलन और सम्मान के साथ अपनी राय जरूर शेयर करें। आप क्या सोचते हैं, परंपरा और मॉडर्न व्यवस्था के बीच सही संतुलन कैसे बन सकता है? अगर आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा लोग समझदारी से अपनी राय बना सकें।
क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब लोग सिर्फ रिएक्शन नहीं देते बल्कि समझकर निर्णय लेते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।